Assalamualaikum, my YouTube family. How are you? Hope so. You are doing well. Again, I'm here with an exciting lecture about how words are made. So, please, first of all, please subscribe my channel and share my videos. And please do recommend me some topics and comments में जरूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं. So, I think without wasting time, we should start our lecture. तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ. बेसिक टर्म्स फॉर डिस्कशन. Today we will discuss about morphology, morpheme, phoneme, pre-morpheme, bound morpheme, neologism, allomorph and morphophoneme. मतलब आज हम लोग वर्ड से रिलेटेड हर चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ वर्ड्स आर मेड, मॉर्फोलॉजी से लेके मॉर्फोफोनीम तक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्फोलॉजी. व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? टू स्टडी हाउ वर्ड्स आर मेड इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. वर्ड्स कैसे बनते हैं इस चीज का हमें मॉर्फोलॉजी में पता लगा है. मॉर्फ मीन्स शेप इन ग्रीक एंड लोगो मीन्स लॉजी refers to knowledge, the study of something. The morphology is the study of the shape of words, how words are formed in a language. कि लैंग्वेज जो वर्ड्स हैं वो कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, वर्ड्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीजों की जितनी भी डिस्कशन है वो मॉर्फोलॉजी में होगी. जैसे कि सेंटेक्स में हम लोग सेंटेंस के से रिलेटेड जो है ना वो हर चीज की डिस्कशन करते हैं. फोनोलॉजी में हम साउंड्स की हर चीज की डिस्कशन करते हैं. तो ऐसी मॉर्फोलॉजी में क्या है, हम वर्ड्स की डिस्कशन करते हैं कि वर्ड्स बनते कैसे हैं, उनकी शेप क्या होती है और वो सारी चीजें. और आगे हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. ओके. Morphology and then है morpheme. A morpheme is a meaningful unit of language which makes word. Meaningful unit of language ये आपने याद रखना है. Just as phoneme is a unit of sound in a language. यहाँ पे phoneme की इसलिए मैंने definition दी है क्योंकि ना लेक्सीम की नहीं दी, क्योंकि लेक्सीम आगे हम अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिमेंटिक्स को. अभी हम लोग वर्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं. फोनीम हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. इस प्लेलिस्ट में आप फोनोलॉजी से रिलेटेड 3-4 लेक्चर पढ़े हैं, वो आप सुन सकते हैं. सो फोनीम क्या है? यूनिट ऑफ साउंड. यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज. अगर आप देखें एक वर्ड देखें, खैट, ख ए ट, खैट. तो ख जो है वो एक उसकी अलग साउंड है, एक फोनीम है. ए ट ये तीन है, तो ये यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज है, यूनिट है. ऐसी जो मॉर्फोलॉजी है वो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच मेक्स वर्ड, यानी कि ये एक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज है जिससे लफ्ज बनते हैं. मतलब वो छोटे छोटे इकाइयों में है. और वो आगे देखते हैं. वी यूज द टर्म मॉर्फीम फॉर दोज पार्ट्स ऑफ वर्ड्स विच मीन समथिंग इन देयर ओन एंड व्हेन दे आर यूज्ड विद अदर मॉर्फीम. यानी कि कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं मॉर्फीम के जिनका अपना एक अलग मीनिंग होता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसी दूसरे लफ्ज के साथ मिलकर एक मीनिंगफुल यूनिट बनाते हैं. जैसे आगे वर्ड देखें, बॉय, बॉय, बॉयश, बॉय इश. ठीक है, ये इश भी एक मीनिंगफुल यूनिट है, बॉय भी, क्योंकि इश चाइल्डिश के साथ भी लगता है. ठीक है, तो क्या है, बॉय इश मीनिंगफुल यूनिट बन गए. ये मॉर्फीम मेकिंग द वर्ड्स, ये मॉर्फीम्स हैं, सही है, और ये वर्ड्स हैं यानी मॉर्फोलॉजी है. ये पूरा अपना एक मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन मॉर्फीम्स मेकिंग द वर्ड्स यानी कि ये दो मॉर्फीम है, यूनिट्स हैं ये. अनमैन, अनमैनली. अब ये देखें, अनमैनली, ब्यूटीफुली, अनमैरिड. तो ये अन और ली जो है वो दूसरे वर्ड्स के साथ भी मिलके अपना एक जो है ना एक मीनिंगफुल एक वर्ड बनाते हैं. ठीक है, और ये जो है ये फ्री मॉर्फीम भी होते हैं और बाउंड मॉर्फीम भी होते हैं. अन और ली क्या है, ये बाउंड मॉर्फीम है. इश भी बाउंड मॉर्फीम है, लेकिन मैन, बॉय, गर्ल, लिश भी हो सकता है. तो ठीक है, तो गर्ल, बॉय, मैन ये क्या होंगे, ये फ्री मॉर्फीम है. यानी कि ये अपना ये वो वाले मॉर्फीम है कि समथिंग ऑन देयर ओन, यानी कि विच मीन समथिंग ऑन देयर ओन, यानी जिनका अपने लिहाज से एक मीनिंग है, वो उनको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है. लेकिन व्हेन दे आर यूज विद अदर मॉर्फीम, लेकिन ना ये वाला जो इश, ली, अन जो है ना ये दूसरे मॉर्फीम है जो दूसरों के साथ मिलकर अपना एक मीनिंग बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्फीम. मॉर्फीम की क्लासिफिकेशन है. मॉर्फीम की क्लासिफिकेशन में हम दो में इसको क्लासिफाइड करते हैं, बाउंड मॉर्फीम एंड फ्री मॉर्फीम. बाउंड मॉर्फीम में आ जाते हैं इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल. फ्री मॉर्फीम में लेक्सिकल आ जाते हैं और फंक्शनल मॉर्फीम आ जाते हैं.
Pre-morpheme and functional pre-morpheme. Pre-morpheme are lexical items are commonly used words like boy, girl, horse. ये जो हैं the mean something on their own but cannot broken down into lesser unit of meaning. जैसे अभी आप देखें पीछे, अगर आप देखें यहाँ पे तो अनमैन, अनमैन जो है ना, ये ली तो अनमैनली भी होता है, अनमैन। तो ये क्या है इन दोनों का, आगे हमने पढ़ा क्या है, सॉरी, ये देखें इनका आपस में अपना एक मीनिंग है मैन का, ठीक है। इसको ली और एन की जरूरत नहीं है, लेकिन अन ली को अपना एक अलग मीनिंग बनाने के लिए मैन की जरूरत है, अनमैनली, ठीक है। इनका अपना एक अलग मीनिंग है। दे मीन समथिंग ऑन दे बट कैन नॉट ब्रोकन, ये ब्रोकन डाउन नहीं होते। ये देखिए गर्ल, बॉय, हॉर्स, ये ब्रोकन नहीं होंगे, बल्कि हॉर्स पता है घोड़े को कहते हैं, गर्ल पता है लड़की को कहते हैं, बॉय पता है लड़के को कहते हैं। अब बॉयश अगर वो कह रहे थे तो उसका मतलब ये है कि कोई टीनेजर बॉय है। गर्लिश, हॉर्स, ही वॉज लाइक अ हॉर्स, लेकिन वो एक अलग टर्म बन जाती हैं ग्रामर में। तो लेकिन फ्री मॉर्फीम क्या है जी, वो वाले वर्ड्स जिनका अपने लिहाज से अपने ओन पे वो अपने मीनिंग वो देते हैं, ठीक है। उनको ब्रोकन डाउन करने की जरूरत नहीं होती, ना ही वो लेसर मीनिंग यूनिट्स में चेंज होते हैं, मतलब जैसे है। आगे देखें द सेकेंड लेवल ऑफ फंक्शनल मॉर्फीम, द मॉर्फीम इंक्लूड मोस्ट प्रपोजिशन, प्रोनाउन, कंजक्शन, मॉडल एंड auxiliary verbs. Functional morpheme are also called function words. The example of functional morpheme are in, he, but, modal auxiliary verbs such as will and auxiliary verbs such as is। यानी कि अगर आप देखें द डोर इज ओपन, द डोर ओपन, द और इज, यानी ये दोनों जो हैं ये एज एन फंक्शनल मॉर्फीम, यानी एज एन प्रपोजिशन और प्रोनाउन और ऑक्सिलरी वर्ब्स जो यूज होते हैं ना, जिनको जैसे अगर आप उर्दू में देख लें तो दरवाजे को खोलो, तो अब दरवाजे को खोलो, तो को जो है ना वो क्या होगा, वो फंक्शनल मॉर्फीम होगा, क्योंकि ये जो है ना प्रेपोजिशन का यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। मैं एक्चुअली आगे चीजों को डिस्कस करने की बजाय थोड़ा सा एक्साइटेड होकर पहले से इन चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना देती हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि वो चीज ना करूँ, आपको इजीली इन चीजों की समझ आ जाए, ठीक है। तो फ्री मॉर्फीम जिनका अपने लिहाज से मीनिंग होता है उनको ब्रोकन डाउन करने की जरूरत नहीं है। फंक्शनल मॉर्फीम यानी कि प्रपोजिशन, मॉर्फीम इंक्लूड मोस्ट प्रपोजिशन। नेक्स्ट है हमारे पास बाउंड मॉर्फीम। बाउंड मॉर्फीम आर मॉर्फीम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड नॉट अकर एज पार्ट ऑफ वर्ड्स। Unlike free morpheme, bound morphemes must be connected to another morpheme to create a word. जैसे अनमैनली, अन और ली को जरूरत पड़ी थी मैन की, तो मैन को अनमैन, जब मैन को अब अनमैन बनाना है, ना मर्द है तो फिर अनमैन, अब अनमैनली। और बॉयश को जब उसको दूसरे मीनिंग में चेंज करना है तो क्या है, इसको साथ इश्क की जरूरत पड़ेगी। तो मॉर्फीम जो होते हैं वो क्या है, वो अलोन अकेले नहीं कर सकते, इश्क की अपनी कोई बात नहीं है, ठीक है। ली और अन की अपना कोई मीनिंग नहीं है, उनको जरूरत पड़ेगी। Unlike free morpheme, bound morpheme must be connected to another morpheme to create a word. For example, scent in the word descent, ठीक है, और able in the word eatable, ठीक है। able का अपने भी लिहाज से वैसे मीनिंग है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह ये यूज होते हैं। इनकी आगे टाइप्स में बाउंड मॉर्फीम में इनफ्लेक्शनल और डेरिवेशनल में है सेंट, डिसेंट और एबल इज इन द वर्ड ईटेबल। तो ये अकेले स्टैंड नहीं करते, बल्कि इनको किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है, ईट की और सेंट की जरूरत पड़ी है डिस्को। डेरिवेशनल एंड इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम। डेरिवेशनल मॉर्फीम ड्राइव और मेक अ न्यू वर्ड। Adding derivational morpheme often change the grammatical category or part of speech of the root word in which it is added. यानी कि जब पीछे जो है ना, अभी चाइल्ड अगर बोल ले चाइल्ड, तो ये चाइल्ड है, अभी चाइल्डिश भी होता है, ठीक है। अब चाइल्ड जो है वो नाउन है, अभी सॉरी ये आ गया, चाइल्ड जो है वो नाउन है, अब इश लगा दें तो उसमें जो है ना, हम ही इज बिहेविंग लाइक चाइल्डिश, ठीक है, तो वहां पे वो है ना एडजेक्टिव यूज होता है, ठीक है। या फिर ही इज डूइंग चाइल्डिश थिंग्स, तो यहाँ पे एज एन एडवर्ब भी यूज हो सकता है, यानी कि वो जब
हम लोग कुछ ऐड करते हैं ना, कुछ मॉर्फीम या कुछ यूनिट्स ऐड करते हैं, तो वो ग्रामेटिकल कैटेगरी से यानी कि वो अलग नाउन प्रोनाउन में चेंज हो सकता है। सॉरी, नाउन जो है वो हो सकता है एडजेक्टिव में चेंज हो जाए, या नाउन जो है वो एडवर्ब बन जाए। जैसे अगर देखें स्पीच ऑफ रूट, फॉर एग्जांपल एडिंग फुल टू द नाउन ब्यूटी, यानी ब्यूटी नाउन है, जब इसके साथ फुल लगाया ब्यूटीफुल, तो वो चेंज क्या हो गया, चेंज द वर्ड इनटू एन एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, लेकिन ब्यूटी क्या है, वो नाउन है। सही है। तो जैसे मैंने अभी चाइल्ड का बताया कि चाइल्ड तो नाउन है, लेकिन जब उसके साथ इश लगाया, चाइल्डिश या गर्लिश, तो वो क्या हो जाएगा, वो एज एन एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेशन मॉर्फीम में अफिक्सेस है हमारे पास। अफिक्सेस थ्री टाइप्स के हैं, प्रीफिक्सेस, फिक्सेस एंड इनफिक्सेस। A prefix occur at the beginning of a word or stem. Submit, predetermined, unwilling। तो ये क्या है, जो हमारे जो मॉर्फीम्स हैं वो बिगिनिंग में लगते हैं, स्टार्ट में लगते हैं, और वो मीनिंग चेंज करते हैं, अन और प्री। A suffix at the end, वंडर और डिपेंड, उसके बाद फुल और एंड, एंड एक्शन एंड डिपेंडेंट एक्शन। तो ये सारे क्या हैं, ये स्फिक्सेस हैं, यानी कि जब हमारे पास मॉर्फीम एंड लास्ट पे लगाए जाए। एंड इनफिक्स अकर इन द मिडल, दरमियान में लगाए जाए। ये मैंने ना अनमैनली इसलिए लिखा था ताकि मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे अनमैनली, तो यहाँ पे ये क्या है, इनफिक्सेस है, और ये क्या है, स्फिक्सेस है, और ये इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैन मिडल एज कप्सफुल, स्पूनफुल एंड स्पूनफुल एंड, ये वाला मैंने पता नहीं क्या वर्ड लिखा, यूजिंग एस एज एन इनफिक्स। अब कप फुल लिखने को तो लिखा होता है कप फुल, लेकिन जब हम बोलते हैं तो ये नहीं बोलते कप फुल, नहीं बोलते कप्स फुल, स्पून फुल। तो एस डी, या फिर वो बीच में जब हम लोग बोलते हुए हमारा कुछ जो है ना प्रोनाउंसिएशन में कुछ वर्ड्स जो है ना वो ऐड हो जाते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, इनफिक्सेस होते हैं। और वो जैसे अनमैनली वो जो होते हैं, उनमें भी दरमियान वाला जो होगा ना वो इनफिक्स होगा। स्पिक्सिस में क्या है, एंड पे हम लोग अपने मॉर्फीम, यूनिट ऑफ मॉर्फीम को लगाते हैं। प्रीफिक्सेस में क्या है, पहले लगाते हैं। आगे है जी इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम। इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम चेंज व्हाट अ वर्ड डज इन टर्म ऑफ ग्रामर बट डज नॉट क्रिएट अ न्यू वर्ड। ये न्यू वर्ड तो क्रिएट नहीं करता, लेकिन ग्रामर के लिहाज से जो है ना उसका मीनिंग चेंज होता है। ग्रामर जो है ना उसको चेंज करती है। चेंज व्हाट अ वर्ड डज इन टर्म ऑफ ग्रामर, कि वर्ड जो है ना वो ग्रामर के लिहाज से क्या मीनिंग दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड स्किप हैज मेनी फॉर्म। स्किप बेस फॉर्म है, स्किप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, स्किप्ड पास्ट टेंस है। तो इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम क्या है, वो मीनिंग चेंज करता है, यानी कि स्किप बन गया, स्किप बन गया, स्किप बन गया, और ग्रामर व्हाट अ वर्ड डज इन टर्म ऑफ ग्रामर। नियोलॉजिज्म है जी, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स इज कॉल्ड नियोलॉजिज्म। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, अभी तो जो है ना काफी चेंजेस आ रहे हैं लैंग्वेजेस के अंदर। अब इंग्लिश को देख लें तो न्यू न्यू स्लैंग्स आ रहे हैं, न्यू न्यू वर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं। जब हम लोग कोई नई चीज इजाद होती है तो उसको एक नाम दिया जाता है। अगर आप एक कुकिंग चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लें, तो वो जो है ना जो कुकिंग करते हैं उनको देखें तो वो हर दूसरे दिन एक नई डिश लेके आ रहे होते हैं, और हर नई डिश का एक नया नाम होता है। तो वो क्रिएट करते हैं, किसी भी डिश का नाम हो, किसी कोई चीज इजाद हुई है उसका नाम हो, कोई कोई भी चीज हो, तो उन चीजों के लिए जब नए नाम क्रिएट किए जाते हैं ना उसको नियोलॉजिज्म कहते हैं। कि इस प्रोसेस में वर्ड्स कैसे क्रिएट होते हैं, इस सारे प्रोसेस को नियोलॉजिज्म कहते हैं। नियोलॉजिज्म कैन आल्सो बी फॉर्म बाय ब्लेंडिंग वर्ड्स, वर्ड्स को ब्लेंड करना भी। फॉर एग्जांपल ब्रंच इज अ ब्लेंड ऑफ द वर्ड ब्रेकफास्ट एंड लंच। ठीक है, तो वो ब्रंच बन गया, ब्रेकफास्ट एंड लंच, ब्रंच। ठीक है, ब्रंच आर थ्रू अब्रीविएशन और एक्रोनमी, बाय इंटेलेक्चुअली राइमिंग विद एग्जिस्टिंग वर्ड और सिंपली थ्रू प्लेइंग विद द साउंड्स। यानी कि अभी जो है ना अगर आप स्लैंग्स को देखें तो काफी न्यू वर्ड्स जो हैं वो अभी ब्रो हो गया, या जो है ना अगर आप उर्दू में बोलें तो जैसे किसी को बुलाने के लिए बडी हो गया, यार हो गया, ये वाले सारे वर्ड्स जो है ना ये स्लैंग्स हों या फिर कोई नई चीज आए उसको क्रिएट करने का, या फिर वर्ड्स को ब्लेंड करके अपना एक वर्ड क्रिएट करना। और अगर इसको हेल्थ वाली साइड पे देखा जाए तो जो मेंटल लोग होते हैं वो भी
जो है ना अपना ही अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक नई अपने तौर पे कुछ वर्ड्स बनाते हैं, उसकी तो खैर अलग साइड है। लेकिन अगर लिंग्विस्टिक्स वाली साइड में देखा जाए तो आप वर्ड्स को ब्लेंड करके जब आप न्यू वर्ड्स बनाते हैं, जब आप न्यू स्लैंग्स बनाते हैं, जब नई एक चीज आती है तो उसके लिए एक वर्ड क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज, इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, नियोलॉजिज्म कहते हैं। है ये एक जो है ना काफी लंबा एक टॉपिक है, इसमें मैंने थोड़ा बहुत सिर्फ डिस्कशन की है क्योंकि ये हाउ वर्ड्स आर मेड, तो इसमें नियोलॉजिज्म का मैंने थोड़ी मीनिंग देने की कोशिश की है बस। अच्छा जी, आगे है एलोमॉर्फ और मॉर्फ्स है। द एलोमॉर्फीम इज रिटन इन अ फिक्स्ड वे। मॉर्फीम क्या एक फिक्स्ड वे में लिखे जाते हैं, हाउएवर its actual pronunciation is not the same in all situations. These different or variation form of morpheme are known as allomorph or morphs. For example, words है हमारे पास कैट, डॉग, बस। अब इनको हमने प्लूरल बनाना है, तो अब देखें कैट के आगे हमने क्या लगाया, एस है, डॉग के आगे एस है, बस के आगे बस है। अब कैट्स तो बन गया, एस लगाया है, एस की जो साउंड सबको पता है स है। लेकिन अब डॉग डॉग्स बन गया। अब बस बसीज बन गया, स ज इज। अब तीन है ये। तो वो कह रहा है कि द मॉर्फीम इज रिटन अ फिक्स्ड वे। अब ये लिखे हुए तो फिक्स्ड वे में है, हाउ एवर इट्स एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज नॉट द सेम इन ऑल सिचुएशन। अब कैट, डॉग और बसीज की तीनों की सिचुएशन अलग है, इनको जब प्रोनाउंस किया। दीज डिफरेंस और वेरिएंट फॉर्म ऑफ मॉर्फीम, ये क्या बनते हैं, मतलब डिफरेंट, उनको डिफरेंट तरीके से कैसे कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, इस सारे तरीके को फॉर्म ऑफ मॉर्फीम और नाउन एलोमॉर्फ और मोरॉफ है। ठीक है, तो ये क्या हुए एलोमॉर्फ और मॉर्फीम। अब ये है मॉर्फोफोनेमिक और मॉर्फोफोनोलॉजी है। मॉर्फोफोनेमिक इन्वॉल्व्स एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फोनोलॉजिकल वेरिएशन विद एन मॉर्फीम। फोनोलॉजिकल वेरिएशन विद एन मॉर्फीम, मॉर्फीम के अंदर फोनोलॉजिकल वेरिएशन जो होती है साउंड्स की, यानी कि यूजुअली मेकिंग डिफरेंट ग्रामेटिकल फंक्शन। द वाउल चेंज इन स्लीप एंड स्लेप, bind and bound, vain and vanity, and the consonant alternation in knife and knives, loof and loose। तो ये सब क्या है, ये मॉर्फोफोनिमिक और मॉर्फोफोनोलॉजी में चेंज में इनको डिस्कस किया जाता है। जी ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको इसकी थोड़ी बहुत जरूर समझ आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।